नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी जो आपका अपना चैनल है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने साथी हैं और इस चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इसकी मेंबरशिप ले लीजिए और जो सुपर स्टिकर, सुपर चैट, सुपर थैंक्स के माध्यम है उनके जरिए इस चैनल की मदद भी आप कर सकते हैं। मित्रों, आज का जो सवाल है वो बहुत गंभीर सवाल है, गंभीर विषय पर एपिसोड है। आपको मालूम है कि मैं महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ देखा है, मगर आज जो सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के वो सीधे सीधे लोकतंत्र पर सवाल हैं। आपको पता है, आज अल सुबह बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिन्हें प्रेम से लोग अजीत दादा पवार कहते थे, उनका दुखद निधन हो गया है। उनके साथ 4 लोग और मारे गए हैं। भारत की राजनीति में ऐसे तमाम दुखद घटनाक्रम पहले भी हो चुके हैं। कई नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस तरह के हादसों के शिकार हुए हैं और वहीं से ये आवाज़ आज अजीत दादा पवार की जो आकस्मिक मौत हुई है हादसे में, इसको लेकर के उठना शुरू हुए हैं कि अजीत पवार क्या किसी साजिश का शिकार हुए हैं या ये महज एक हादसा है। अजीत पवार के बारे में आप सब जानते हैं कि वो इस देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे हैं। एनसीपी के कद्दावर नेता रहे। बाद में उन्होंने एनसीपी को 2 फाड़ किया, अपने चाचा के खिलाफ गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और उप मुख्यमंत्री बने। अजीत दादा पवार की मौत के कुछ ही घंटे बाद, अभी मतलब मेरे ख्याल से उनकी जो चिता की वो अग्नि भी शांत नहीं हुई है कि लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि क्या अजीत दादा की मौत एक महज हादसा है या फिर वो एक साजिश है। और ये पहला सवाल सबसे पहले उठाया है मध्य प्रदेश बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी कहती हैं कि अजीत दादा की मौत साजिश हो सकती है। सवाल गंभीर है और सवाल उठाने वाली भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक जिम्मेदार नेता है और वो अकेली नहीं है इस तरह का सवाल उठाने वाली। उनके साथ इसी तरह के सवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने उठाया है, शिवसेना के संजय राउत ने उठाया है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उठाया है और कांग्रेस के गौरव गोगोई ने उठाया है, यहाँ तक कि प्रकाश अम्बेडकर ने भी उठाया है। अब सवाल यही है कि इतने अलग विचारधारा के लोग, इतने अलग अलग पार्टियों के लोग अगर एक ही सवाल उठा रहे हैं तो फिर शंका बढ़ जाती है कि ये जो आज का घटनाक्रम रहा जिसमें अजीत दादा पवार की जान गई वो महज एक हादसा था या ये एक साजिश थी। अब लोगों को देखिए, शंकाएं व्यक्त करने के लिए जमीन की ज़रूरत होती है और वो ज़मीन इस हादसे से बिल्कुल जुड़ी हुई दिखाई देती है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों से जो हमारे अजीत पवार साहब हैं उनकी और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में कुछ खटास साफ साफ झलकने लगी थी। अब अजीत पवार ने अपने चाचा का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया था तो उनके मन में कोई कसक रही भी होगी और पिछले ही दिनों अजीत पवार साहब ने कहा था कि कल तक जो लोग मुझे चोर कहते थे वो आज मेरे साथ हैं। सीधा सीधा सवाल है, सीधी सीधी सी बात है कि ये जो तंज है, ये जो दर्द है वो या तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की तरफ है या फिर जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हैं उनकी ओर है, क्योंकि ये 2 लोग ही जब तक अजीत पवार साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आए थे तब तक कहते थे कि वो सबसे बड़े भ्रष्ट नेता हैं, चक्की पी सिंह वगैरह। आपको बहुत लोकप्रिय वो वीडियो याद होगा। अजीत पवार साहब यहीं नहीं रुकते। अजीत पवार साहब थोड़े तल्ख मिजाज के नेता रहे हैं
और उनकी प्रशासनिक दक्षता, उनकी जमीनी पकड़, जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम भी था। वो कभी चुनाव नहीं हारे, केंद्र में भी मंत्री रहे, 7-8 बार विधायक महाराष्ट्र में भी रहे। तो उन्होंने अभी एक नई बात और कही थी, और उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता महाराष्ट्र में चौथ वसूली कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप था। एक सरकार में शामिल साथी, भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार में शामिल साथी और एक उप मुख्यमंत्री अगर एक सबसे बड़े संगठन पर ये आरोप लगाता है कि वो चौथ वसूली करता है, तो ये गंभीर बात होती है। और इतना ही नहीं, अजित पवार ने ये भी कहा था कि मेरे पास ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके द्वारा की जाने वाली चौथ वसूली के सबूत भी हैं। और मुझे लगता है कि उनका ये कहना ही उन पर भारी पड़ गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पड़ गया होगा, क्योंकि उनके पास जो सबूत थे उनसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वे लोग विचलित हो गए हों जिनको कि वो निशाने पर रखना चाहते थे अजित पवार साहब, या वक्त आने पर उन्हें वो बेनकाब करना चाहते थे। अब मुझे लगता है कि अजित पवार की राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कहानी कहीं किसी मोड़ से बदली है तो इसी मोड़ से बदली है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति तो आपको मालूम है उठापटक की राजनीति है, जोड़ तोड़ की राजनीति। एक जमाने में था कि महाराष्ट्र में एक छत्र राज कांग्रेस का होता था। अकेले मुंबई शहर में और उसके आसपास शिवसेना की तूती बजती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार सत्ता का स्वाद महाराष्ट्र में चखा क्या, उसके बाद उसने एनसीपी भी तोड़ दी, उसने शिवसेना भी तोड़ दी और उसने कांग्रेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। अब सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अजित पवार साहब जो उप मुख्यमंत्री थे, उनकी इस मौत से फायदा किसे होने वाला है। आप कहेंगे कि ये वक्त सही नहीं है कि आप इस तरह का जोड़ तोड़ गुणा भाग लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि जिस तरह से ममता बनर्जी और देश के तमाम नेताओं ने अजित पवार साहब की मौत पर संदेह जताया है, उसको लेकर के ये सवाल बनता है कि अजित पवार साहब के अचानक जाने से उनकी मौत से फायदा किसे होगा। पहला तो ये हो सकता है कि अजित पवार साहब के जो विधायक हैं, उनकी एनसीपी जो है, उनकी नेतृत्व वाली, उन्हें लाभ होगा। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो अजित पवार साहब के साथ गठबंधन किए बैठी है भारतीय जनता पार्टी, ये उससे लाभान्वित हो सकती है जो सत्ता में है। और तीसरा ये हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भी किसी को अजित पवार साहब की अनुपस्थिति का लाभ मिल सकता है। लेकिन संकट सबसे बड़ा ये है कि जब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहा है, सब मौन बैठे हैं, तब ये जो उनकी मौत को लेकर के जो संदेह है वो और गहरा होता चला जाता है। और लगने लगता है कि निश्चित तौर पर अजित पवार साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो महज हादसा नहीं है, और ये एक साजिश भी हो सकती है। क्योंकि जिस छोटे विमान से वो बारामती जा रहे थे, उस विमान में 2 इंजन थे। एक इंजन खराब होता तो दूसरे से काम चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विमान हादसे का शिकार हुआ। अब महाराष्ट्र के राजनीति के अनुभव आपको होंगे, आप देश की राजनीति पर नज़र रखते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति आपसे अछूती नहीं रह सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति का हिस्सा है जिसमें खरीद फरोख्त चलती है, जिसमें विधायकों को बंधक बना के कभी असम ले जाते हैं, कभी किसी होटल में टिका लेते हैं, फिर सरकार गिरती हैं, सरकार बनती हैं, कभी वोट चोरी से बनती हैं, कभी खरीदी जाती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आज का नंगा सच यही है कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा राजनीति का जो स्तंभ थे अजित पवार नहीं है, और अजित पवार साहब के न होने से इस समय जो सबसे ज़्यादा फायदा होना है उस सत्तारूढ़ दल को होना है। क्योंकि अजित पवार साहब के विधायकों को के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो वो कोई अपना नया नेता चुन ले, पार्टी में है प्रफुल्ल पटेल जैसे कई लोग हैं, और या ये है कि वो घर वापस चले जाएं, अपने शरद पवार साहब के नेतृत्व में फिर से राजनीति करें। लेकिन बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन होता है सरकार से बाहर निकलना। तो सवाल केवल अजित पवार साहब का नहीं है,
अजीत पवार साहब का सवाल होता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन ये सवाल हर उस नेता का, उस राजनीतिक नेता का, उस धार्मिक नेता का है जो सत्ता से सवाल करता है, जो सत्ता के सामने चुनौतियां पेश करता है। चाहे वो अजीत पवार हों, सियासी नेता एनसीपी के, चाहे वो एक शंकराचार्य जो है अभी मुक्तेश्वरानंद हो, दोनों एक तरह के साजिशों के शिकार होते हैं। एक एक की जो अवमानना होती है, उनकी उनकी जो पीछे क्या कहना चाहिए मान मर्दन की कोशिश होती है, वैसी ही एक कोशिश महाराष्ट्र में होती है। अजीत पवार साहब को जो लोग 70,000 करोड़ के घोटाले का मुख्य नायक कहते हुए कहते थे कि चक्की पीसिंग, वो उनके साथ सरकार बनाते हैं, खुद अजीत पवार साहब को मुख्यमंत्री बनाते हैं। और ऐसे में अजीत पवार साहब जब अपने सहयोगी दल, सबसे बड़े सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी पर चौथ वसूली का आरोप लगाते हैं, उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी एक हादसे में मौत हो जाती है। तो सवाल तो बहुत हैं अब, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की सियासत की कीमत किसी की ज़िंदगी लेकर पूरी की जा सकती है? मुझे लगता है ऐसा ठीक भी नहीं है अगर होता है तो, और होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं फिर कहता हूँ महाराष्ट्र के लोगों से, ख़ास तौर पर कि महाराष्ट्र के लोगों जागो, और क्योंकि उनका जागना जरूरी है। क्योंकि अजीत पवार साहब जो है महाराष्ट्र के नेता थे, वो देश के नेता तो नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। और उनके इस संदिग्ध मौत को लेकर के जो सवाल उठे हैं, उनके जब तक जवाब नहीं आते हैं तब तक लोकतंत्र को बचाया जाना मुश्किल है। इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। मित्रों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखें। सवाल करने से न डरें, क्योंकि सवाल करना अगर बंद कर दिया गया तो इस तरह की राजनीति, खूनी राजनीति, खून आलूदा राजनीति का जो क्रम है वो रुकेगा नहीं। क्योंकि इसके पहले इस देश ने माधवराव सिंधिया को खोया है, अभी पिछले दिनों राजस्थान के, गुजरात के मुख्यमंत्री को खोया, उसके पहले दक्षिण के कई नेता हैं जो संदिग्ध हादसों का शिकार हुए और उनकी मौत का सच आज तक देश को पता नहीं चला है। अगर आप चुप रहे तो मुझे लगता है कि अजित पवार साहब की मौत पर को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, जो शंकाएं, जो संदेह उठाए जा रहे हैं, वो भी कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप नहीं जागे। तो अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और माननीय अजित पवार साहब के प्रति मेरी चैनल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि, उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति भी हमारी सबकी आपकी संवेदनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।